नमस्कार। किए गए वादे के मुताबिक तुरंत ही बची हुई हमारी क्विज 4 में हमने बात की थी 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि वीडियो लेंदी हो जाने की वजह से हमें 5 ही क्वेश्चंस का डिस्कस वहां पे किया था। बाकी बचे 5 क्वेश्चंस जो है क्विज 4 के, वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए देखिए, ये क्या है, इस प्रकार के प्रश्नों में जब डिस्कशन शुरू किया जाता है तो पता नहीं चलता है, एक ही क्वेश्चन के पीछे 5-10 मिनट निकल जाते हैं सारे के सारे तथ्यों को कवर करने में। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि ये जो क्विज प्रोग्राम है इसमें 10 की बजाय 5 ही पर्सन डेली के रखे जाएं, यानी कि नियमित रूप से सिर्फ 5%, ताकि वीडियो ज्यादा लेंदी भी ना हो और उससे ज्यादा बोरियत भी नहीं हो, और जो पढ़ा जाए उसको डेफिनेटली इस प्रकार से पढ़ा जाए कि पूरे की पूरी चीजें क्लियर हों और सब कुछ समझ में आए। तो इस प्रकार मैंने तय किया है कि क्विज क्वेश्चंस में 10 की बजाय आज के बाद और 5 ही क्विज की जो है क्वेश्चंस की और श्रृंखला लेकर के हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अभी बात कर लेते हैं क्विज नंबर 4 के बचे बाकी 5 प्रश्नों के बारे में। ठीक है, चलिए। क्विज नंबर 5 में 4 में हमने 5 तक के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ऑप्शन, औद्योगिक क्रांति के बारे में बात हो रही है, औद्योगिक क्रांति। देखिए, ऑप्शन क्या बोलता है, विश्व में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में सन 1760 में हुई थी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है वो इंग्लैंड से मानी जाती है और ये 1760 में इंग्लैंड में सबसे पहले हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ख बोलता है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में मुख्य उद्योग जो है वस्त्र उद्योग हुआ करता था। बिल्कुल ठीक है, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1760 में हुई थी तो इसका जो सर्व प्रमुख उद्योग था वो वस्त्र उद्योग ही था, वस्त्र उद्योग। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ख भी। ऑप्शन ग बोलता है भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1850 से मानी गई है। बिल्कुल ठीक है, इंग्लैंड में 1760 में हुई थी और भारत में 1850 में रेल डाक तार सेवा की शुरुआत के साथ 1850 में, और भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। यह भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन घ बिल्कुल राइट है, यानी कि उपरोक्त सभी तथ्य सही है। देखिए, क्वेश्चन में पूछा था कौन सा असत्य है, तो इनमें से कोई सा भी असत्य नहीं है, तीनों के तीनों सत्य हैं। इस प्रकार ऑप्शन घ हमारा राइट आंसर, यानी कि उपरोक्त सभी तथ्य बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, फिर कथन और कारण का क्वेश्चन आ चुका है। इस प्रकार के क्वेश्चन से सबसे पहले हमें देखना है कथन सही है या नहीं, फिर देखना है कारण सही है या नहीं। अगर एक गलत है तो सीधा सीधा आंसर हो गया कि कथन ए गलत है, कारण आ सही है, या कथन ए सही है, कारण आर गलत है। सीधा का सीधा कूट हो गया। लेकिन अगर दोनों के दोनों सही है तब फिर इनमें आपसी संबंध स्थापित करना है। अगर संबंध स्थापित हो रहा है तो व्याख्या करता है। ठीक है, अगर संबंध स्थापित नहीं हो रहा तो व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, सही होने पर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कथन ए की। कथन ए क्या बोलता है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लेकर शामिल किया गया है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है, इस प्रस्तावना को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। बिल्कुल ठीक है। कारण आर क्या बोलता है, प्रस्तावना की भाषा जो है, प्रस्तावना की भाषा क्या है, हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत कहां से होती है हमारी, हम भारत के लोग से। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हमारी प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है, तो वो है हम भारत के लोग से। तो ये जो भाषा है प्रस्तावना की, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ये करते हैं, ये भाषा जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारे दोनों कथन और कारण बिल्कुल सही हो चुके हैं। अब देखिए, इनमें संबंध देखना है। तो जब कारण आर में बात की गई है कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, तो इस वाक्य को पढ़ने से हमें क्या ज्ञात होता है कि जब प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, इसका मतलब प्रस्तावना को कहीं और से लिया गया है। ठीक है, ये बात दिमाग में आती है। और वो और से कहां से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य
अमेरिका के संविधान से। तो इस प्रकार इन दोनों कथन और कारण में स्पष्ट हो गया, संबंध स्थापित हो गया, संबंध स्थापित हो गया। इसका मतलब कारण आर जो है कथन ए की व्याख्या भी करता है। तब इसमें राइट कूट कौन सा हो गया हमारा, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर, इसमें थोड़ा मिस प्रिंटिंग है वो दिया गया नहीं, कारण आर कथन ए की और प्रॉपर व्याख्या करता है, प्रॉपर व्याख्या प्रस्तुत करता है या पूर्ण रूप से व्याख्या प्रस्तुत करता है। इस प्रकार ऑप्शन ख बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये सूची वाले क्वेश्चन हैं। एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन एग्जामिनर और पूछ लेता है। यूपीएससी एसएससी में ऐसे क्वेश्चन जीएस में बहुत ज्यादा आते हैं, यानी कि क्वेश्चन तो एक ही है, इसका मार्किंग जो है मार्क्स, वो मार्क्स भी एक ही क्वेश्चन के मिलेंगे, लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, तो देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में क्या दिया गया है, महाजनपद। हमारे देश में पौराणिक आधार पर 16 महाजनपद बताए गए हैं, ठीक है, पुराणों में, और सामने दिए गए हैं इनकी राजधानियां, यानी कि कौन से महाजनपद की राजधानी और कौन सी थी, ये हमें देखना है और फिर इसका आंसर देना है कूट की सहायता से। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें तो गंधार जो महाजनपद था, गंधार की राजधानी क्या थी, गंधार की राजधानी थी तक्षशिला, ऑप्शन 2, ठीक है। उसके बाद बी में कौशल की राजधानी की हम बात करें तो कौशल जो है वो श्रावस्ती, ऑप्शन ए, कौशल की राजधानी जो थी वो थी श्रावस्ती, यानी कि 1। इसके बाद सूरसेन की राजधानी की हम बात करें तो सूरसेन की राजधानी जो थी वो थी मथुरा, ठीक है, तो सी का हो गया सूरसेन 3। और उसके बाद वत्स की राजधानी की हम बात करें तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, ठीक है, तो वत्स का हो गया 4। इस प्रकार हमारा कूट बन गया A2, B1, C3 और D4। तो देखिए कूट में देखते हैं ये कहां मैच करता है। A2, ये रहा A2, कूट नंबर C, A2, B1, C3, D4 बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रकार हमारा कूट नंबर C बिल्कुल राइट आंसर हो गया, यानी कि A2, B1, C3 और D4 ये बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें, ठीक है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। ये फिर से कथन और कारण, यानी कि कथन और कारण दोनों को सही है या देखना है और उसके बाद में इनमें संबंध स्थापित करना है। कथन ये क्या बोलता है, बाजीराव प्रथम ने कहा था हिंदुस्तान में मराठा विस्तार हमारी विजय पताका को कृष्णा से लेकर अटक तक लेकर जाएगा। कारण आर बोलता है बाजीराव प्रथम के अधीन मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, यानी कि अपने सबसे ऊपरी शिखर पर सर्वाधिक शक्तिशाली मराठा साम्राज्य बना था बाजीराव प्रथम के अधीन। मराठा शक्ति सर्वाधिक शक्तिशाली यानी कि चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। देखिए मराठा साम्राज्य के और पेशवा की हम बात करें तो पेशवा का जब पद सृजन हुआ था तो बालाजी विश्वनाथ को और प्रथम पेशवा की उपाधि दी गई थी। प्रथम पेशवा जो कि कब से लेकर कब तक थे, तो बालाजी विश्वनाथ 1713 ईस्वी से लेकर 1720 तक और 7 वर्ष तक। और प्रथम पेशवा, इनकी मृत्यु के बाद, इनकी बालाजी विश्वनाथ की जब मृत्यु हुई तो उनके बाद इनका पुत्र बाजीराव प्रथम जो है पेशवा बना। और ये कब से लेकर कब तक, 1720 से लेकर और 1740 तक पेशवा रहा। तो ये बाजीराव प्रथम जो था ये मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली पेशवा इसको माना जाता है। तो इसने कहा था कि हिंदुस्तान में मराठा विस्तार हमारी विजय पताका को कृष्णा यानी कि कृष्णा नदी से लेकर अटक तक, बाजीराव प्रथम ने मराठा साम्राज्य का विस्तार उत्तर में, दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर और उत्तर में अटक तक इस साम्राज्य को विस्तार प्रदान किया। तो इसका मतलब कथन ए बिल्कुल सही है, बाजीराव प्रथम का ये कथन है। इसके बाद बाजीराव प्रथम के अधीन में देखिए हमने बात की, बाजीराव प्रथम जो है ये मराठा साम्राज्य का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली पेशवा रहा हुआ है
और इसने बोला था कि कृष्णा से लेकर अटक तक विजय पताका लहराएंगे, तो इसने लहराई। तो इसका मतलब बाजीराव प्रथम के अधीन मराठा शक्ति अपने चरमों, ये कथन भी बिल्कुल, कारण भी बिल्कुल सही है, इसीलिए बाजीराव प्रथम ने यह कथन कहा था। ठीक है, तो अभी कूट की सहायता से इसका आंसर देंगे। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण तथा कारण आर कथन ए की व्याख्या करता है, व्याख्या करता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया, यानी कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, कारण आर कथन ए की स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत करता है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगर व्याख्या नहीं करता तो ऑप्शन बी राइट आंसर होता, अगर दोनों में संबंध नहीं होता और एक गलत या एक सही होता तो सी या डी में से कोई आंसर होता। क्लियर। अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अगेन कथन और कारण वाला क्वेश्चन। कथन ए क्या बोलता है, दो नदियां जब एक दूसरे के समानांतर बहती हैं तो उनके बीच की भूमि दोआब कहलाती है। देखिए ये दो नदियां हैं, ये जब एक दूसरे के समानांतर यानी कि एक ही सिद्ध में जब बहती हैं तो इनके बीच की ये जो भूमि है इसको हम बोलते हैं दोआब। और इस दोआब शब्द का तात्पर्य जो है वो होता है दो जोड़ आब। आब का जो मीनिंग है वो होता है पानी, यानी कि सीधा सीधा इसका अर्थ हो गया दोआब का दो पानी के बीच की भूमि। दो पानी, दो नदियां हो गई, दो पानी, इनके बीच की भूमि क्या कहलाती है, दोआब। तो कथन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया, दो नदियां जब एक दूसरे के समानांतर बहती हैं तो उनके बीच की भूमि दोआब कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कारण आर की। कारण आर क्या बोलता है, भारत में गंगा यमुना का प्रसिद्ध दोआब कृषि हेतु कम उपजाऊ है। देखिए गंगा और यमुना नदियां जब बहती हैं तो एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और कुछ डेल्टा जो कि सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, दोनों ही नदियां कुछ दूरी पर जाने के बाद में यमुना जो है वो गंगा में मिल जाती है और फिर गंगा आगे जाकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर। तो ये गंगा और यमुना जब एक दूसरे के समानांतर बहती है तो दोआब बनाती है, बिल्कुल सही है। लेकिन कृषि हेतु कम उपजाऊ, देखिए दोआब क्षेत्र जो होता है, देखिए हम सभी जानते हैं कि नदियां जब बहती हैं तो अपने साथ बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी लेकर बहती है और ये उपजाऊ मिट्टी जो है वो किनारों पर डालती रहती है, अपने जो किनारों पर मिट्टी को डालती रहती है। तो दोआब का जो क्षेत्र होता है वो इनके बीच में होता है। तो दोआब में क्या है, दोनों ही तरफ से और नदियों के द्वारा उपजाऊ मिट्टी डाली जाती है। तो सीधी सी बात है, जब दोनों तरफ से नदियां उपजाऊ मिट्टी डाल रही होती हैं तो ये दोआब जो है ये कृषि हेतु सर्वाधिक उपजाऊ, कृषि हेतु सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि होती है। तो इस प्रकार भारत में गंगा यमुना का प्रसिद्ध दोआब जो है कृषि हेतु कम उपजाऊ ना होकर सर्वाधिक उपजाऊ होता है, सर्वाधिक उपजाऊ। तो कारण आर बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो देखिए कथन ए जब सही हो गया तो कारण आर बिल्कुल गलत हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर हो गया पहला। कूट क्या बोलता है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, बिल्कुल ये गलत हो गया, इसमें से कारण आर गलत है, कथन ए सही। अगला कूट क्या बोलता है, कथन ए तथा कारण आर दोनों ही गलत है, नहीं कथन ए सही है। अगला कूट, कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है, बिल्कुल सही, कथन ए सही है तथा कारण आर बिल्कुल गलत है। तो कूट संख्या ग हमारा राइट आंसर हो गया, यानी कि कथन ए बिल्कुल सही है जबकि कारण आर गलत है। अगर यहां होता कृषि हेतु अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है तब दोनों के दोनों को सही हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन ये है कम उपजाऊ यानी कि ये गलत है। इस प्रकार हमने बात की क्विज नंबर 5 में और 5 जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और नए एग्जाम पैटर्न के मुताबिक। अभी हम क्विज नंबर 6 में और अगले जो है जीके जीएस के और अगले नवीनतम 5 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।